गुरुवार रात के 11 बजे थे जब मैं अपने कमरे में अकेलेपन के कुछ निजी पल बिता रही थी। 2 सालों से दबी हुई इच्छा जब अपनी सीमा पर पहुंच गई, ठीक उसी पल मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। आंटी जी, मैं करण हूँ। मैं चौंक कर जल्दी से चादर ओढ़ ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे में मेरी हालत देखकर करण वहीं जम गया। मैं बेहद घबरा गई थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिसे कभी नहीं होना चाहिए था। चले जाओ करण, लेकिन वह नहीं गया। इसके बजाय वह धीरे धीरे मेरे पास आया। आंटी जी, आप भी इंसान हैं। ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। आज रात मैं आपकी मदद करूंगा। जब उसका हाथ धीरे से मेरे कंधे पर आया तो मेरे मन की आखिरी दीवार भी ढह गई। उस रात मैंने आवेग में आकर सीमा लांघ दी। समस्या यह थी कि वह मेरे बेटे का दोस्त था। यह सिर्फ एक बार की गलती थी, लेकिन उसके बाद हमारे रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता शर्मा है। इस साल मैं 56 साल की हो गई हूँ। मेरे पति को अचानक दिल का दौरा पड़ने से गुजरे 2 साल हो गए हैं। तब तक हम 3 लोगों का परिवार था। मैं, मेरे पति और हमारा बेटा रोहन। रोहन कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगा था, लेकिन वह हमारे साथ ही रहता था। पति के गुजर जाने के कुछ ही समय बाद रोहन का तबादला बेंगलोर हो गया। इस तरह मैं अचानक बिल्कुल अकेली रह गई। उस दिन को याद करके आज भी मेरा दिल भारी हो जाता है। मैं उस सदमे को कभी नहीं भूल सकती जब मुझे फ़ोन आया कि मेरे पति, जो रोज़ की तरह नाश्ता करके ऑफिस गए थे, दोपहर 3 बजे के आसपास ऑफिस में अचानक गिर पड़े। मैं अस्पताल भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 58 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी। अंतिम संस्कार के बाद इस घर में अकेले रहकर मैं हर रात रोती थी। आसपास के लोग कहते थे कि मैं अभी भी काफ़ी जवान और सुंदर हूँ। सुनीता जी, इतनी खूबसूरती के साथ आप जब चाहें दोबारा शादी कर सकती हैं। आप तो 40 की उम्र की दिखती हैं। आपको एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। लेकिन हकीकत कुछ और थी। चाहे मैं कितनी भी जवान दिखूं, 56 साल की उम्र एक बड़ी दीवार थी। एक नया रिश्ता बनाने की उम्मीद सामाजिक दबाव के कारण मुश्किल थी। इस हकीकत से निराश होकर कई रातें गुजर जाती थीं। सबसे मुश्किल तब होता था जब रात के 10 बज जाते थे और मैं अकेली होती थी। खासकर गहरी रात में 2 सालों से दबी हुई इच्छाएं सतह पर आ जाती थीं और यह बहुत दर्दनाक होता था। यह सोचकर मेरा दिल बैठ जाता था कि पति के साथ मेरा आखिरी संबंध 3 साल पहले था। उस समय वह तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर मुझसे दूर रहते थे। अब सोचती हूँ तो लगता है कि उनके दिल में शायद पहले से ही कोई समस्या थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा जीवंत इच्छाओं का क्या करूं। अकेलेपन को दूर करना धीरे धीरे मेरी दिनचर्या बन गया था। शुरू में मुझे बहुत शर्म और अपराध है बोध महसूस होता था, लेकिन असहनीय अकेलेपन और इच्छाओं के सामने मैं लाचार होती जा रही थी। एक रात 9 बजे के आसपास मैं बाथरूम के शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। बाथरूम की रोशनी में मेरा शरीर अभी भी सुडौल था। कमर पतली थी। मेरा चेहरा भी वैसा ही था। बड़ी आंखें, तीखी नाक और अब भी नम होंठ। मैं इतनी आकर्षक थी कि किसी कॉस्मेटिक कंपनी की मॉडल बन सकती थी। मैं अभी भी एक औरत हूँ, यह सोचते हुए भी मुझे अपने आप पर ग्लानि हो रही थी। मैं अपने दिवंगत पति के प्रति अपराध बोध और अपनी जीवंत इच्छाओं के बीच हर दिन संघर्ष करती थी। गहरी रात में जब मैं बिस्तर पर अकेली लेटी होती तो अकेलापन और भी गहरा हो जाता और मुझे कुचलने लगता। ये वो पल थे जब मुझे अपने पति की कमी सबसे ज़्यादा महसूस होती थी। बिस्तर किंग साइज था, लेकिन मैं आधे से भी कम जगह में सोती थी। बाकी आधा हिस्सा ठंडी वीरानी से भरा होता था। कभी कभी जब मैं सपनों में अपने पति से मिलती तो बहुत खुश होती थी, लेकिन जागने पर हकीकत और भी भयानक लगती थी। ऐसी रातों में मैं चुपचाप रोती रहती थी। तकिए में मुंह छिपाकर बहते आंसू तकिए को भिगो देते थे। मेरा बेटा रोहन दूसरे शहर में अपने काम में व्यस्त था और ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। कभी कभार जब वह फ़ोन करता तो बस इतना ही कहता, माँ आप ठीक है ना, मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ। हर बार मैं कहती थी कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं कितनी अकेली और दुखी हूँ। लेकिन मैं अपने बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए हमेशा चुप रहती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और मैं धीरे धीरे अवसाद में जा रही थी।
वह सितंबर के आखिरी हफ्ते का शनिवार था। दिवाली के त्योहार से कुछ दिन पहले का समय था। मेरे बेटे रोहन को बेंगलोर गए कुछ ही समय हुआ था। घर अचानक बहुत शांत हो गया था और मुझे इसकी आदत डालना मुश्किल हो रहा था। शाम के 5 बजे के आसपास, दिवाली के त्योहार से कुछ दिन पहले का, मैं देर से नहाकर निकली थी और सिर्फ एक पतला रेशमी गाउन पहना हुआ था। मुझे नहीं पता कि मैंने उस दिन सामान्य से ज़्यादा ध्यान से क्यों स्नान किया था, शायद बस अपना मूड बदलने के लिए। रेशमी गाउन बेज रंग का था जो मेरी त्वचा को और भी गोरा दिखा रहा था। कमर की डोरी ढीली बंधी थी जिससे सीने का कुछ हिस्सा दिख रहा था। मेरे बाल गीले होकर कंधों पर बिखरे हुए थे और नहाने के बाद मेरी त्वचा से गुलाब की हल्की खुशबू आ रही थी। तभी मुख्य दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं चौंक कर लिविंग रूम की तरफ मुड़ी। अरे, दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वह लगभग 20 सालों से हमारे घर आता जाता था और शायद अपनी पुरानी आदत के अनुसार दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया था। आंटी जी, माफ़ करना। दरवाज़ा खुला था तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं भी घबराकर जल्दी से गाउन ठीक करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने महसूस किया कि उस आदमी की नज़र मेरे शरीर पर टिकी हुई है। मैंने तुरंत पहचान लिया कि उसकी आंखों में पहले जैसी बात नहीं थी। वह आदमी कोई और नहीं, बल्कि मेरे बेटे का दोस्त करण था। अब उसकी नज़र एक दोस्त की माँ को देखने वाली नहीं थी, वह एक औरत को देखने वाली एक मर्द की नज़र थी। मेरा दिल भी तेज़ी से धड़कने लगा। अजीब बात थी, शर्म से ज़्यादा एक अजीब सा रोमांच महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे एक औरत के रूप में मेरी दबी हुई भावनाएं जाग रही थी। करण मेरे बेटे रोहन का हाई स्कूल का सबसे अच्छा दोस्त था। अब 36 साल का हो चुका। वह अविवाहित था और एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। वह एक अच्छी कद काठी और साफ सुथरे चेहरे वाला आदमी था। वह पहले हमारे घर पर इतनी बार रुका करता था कि परिवार के सदस्य जैसा ही था। हाई स्कूल के समय से ही हमारे घर आने जाने वाले करण को मैं अपना दूसरा बेटा ही मानती थी। करण, आज यहीं रुकोगे क्या? जी आंटी जी, धन्यवाद। ऐसी बातें करते हुए हम स्वाभाविक रूप से एक परिवार बन गए थे। रोहन के दूसरे शहर चले जाने के बाद व्यस्तता के कारण हमारी मुलाकात लंबे समय से नहीं हुई थी। वह दिवाली के त्योहार पर मेरा हाल चाल पूछने आया था। करण, बस 1 मिनट। मैं जल्दी से अपने बेडरूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। मैंने एक काले रंग की निट टॉप और बेज रंग की पैंट पहनी। शीशे में देखा तो मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और चेहरा लाल हो गया था। जब मैं लिविंग रूम में आई तो करण सोफे पर बैठा हुआ था और अजीब से भाव से मुझे देख रहा था। सच में माफ़ करना आंटी जी, मैंने आवाज़ दी, पर कोई जवाब नहीं आया। कोई बात नहीं करण, तुम बहुत दिनों बाद आए। कॉफ़ी पियोगे? मैंने जितना हो सके स्वाभाविक व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन वैसा नहीं था। मैंने महसूस किया कि करण की नज़र लगातार मुझ पर टिकी हुई है। वह पहले से कहीं ज़्यादा परिपक्व लग रहा था। उसके कंधे चौड़े हो गए थे और चेहरा भी मर्दाना हो गया था। सबसे बढ़कर उसकी आंखों में मैं एक अजीब सी भावना पढ़ सकती थी। कॉफ़ी बनाते हुए मैं लगातार उस पल के बारे में सोच रही थी जब करण मुझे देख रहा था। बहुत समय से किसी पुरुष ने मुझे इस तरह नहीं देखा था, इसलिए मेरा मन अजीब तरह से उत्साहित हो रहा था। मुझे खुद पर हैरानी हो रही थी कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, लेकिन साथ ही एक महिला के रूप में अपने खोए हुए आकर्षण को फिर से महसूस करके अच्छा भी लग रहा था। आंटी जी, आप बहुत जवान दिखती हैं, करण ने धीरे से कहा। पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उसकी सच्ची तारीफ सुनकर मेरा चेहरा और भी लाल हो गया। शुक्रिया करण, तुम भी बहुत समझदार हो गए हो। हमने अजीब लेकिन गर्मजोशी भरी बातें की। करण ने अपनी कंपनी, रोहन के हालचाल और मेरे बारे में पूछा। रोहन के बेंगलोर जाने के बाद आप बहुत अकेला महसूस करती होंगी। हाँ, घर अचानक बहुत शांत हो गया है। मैंने उसकी आवाज़ में छिपी ईमानदारी को महसूस किया। करण से बात करते हुए मैंने एक ऐसी खुशी महसूस की जिसे मैं लंबे समय से भूल चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि किसी के साथ बैठकर बातें करना कितना सुखद हो सकता है। उस शाम 9 बजे के आसपास करण उठते हुए बोला, देर तक रुकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। अरे, डिनर करके नहीं जाओगे? मेरे मुंह से अचानक निकल गया। करण की आंखें चमक उठी। सच में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, इतने दिनों बाद आए हो। उस रात मैंने करण के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया। राजमा, चावल, अंडे की भुर्जी और कुछ और सब्जियां।
मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बेटे के लिए खाना बना रही हूँ और यह बहुत अच्छा लगा। बहुत स्वादिष्ट है आंटी जी, करण ने सच में मज़े से खाते हुए कहा। और लो, अकेले रहते हो तो ऐसा खाना कहाँ मिलता होगा। हाँ, सच में मुझे आपके हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी। उसकी बातों से मेरा दिल भर आया। खाना खाने के बाद जब मैं बर्तन धो रही थी तो करण मदद करने आ गया। छोटी सी रसोई में साथ काम करते हुए हमारे शरीर स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से टकरा रहे थे। हर बार ऐसा होने पर मुझे करण जैसा महसूस होता था। मुझे लगा करण भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसकी हरकतें अजीब हो गई थीं और मैंने और महसूस किया कि उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। आंटी जी, हाँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। इस अचानक की गई तारीफ से मैं चौंक गई। करण की आवाज़ सामान्य से अलग थी, ज़्यादा गहरी और ज़्यादा गंभीर। उस पल मैंने महसूस किया कि हमारे बीच की हवा बदल गई है। अब यह एक दोस्त की माँ और बेटे के दोस्त का रिश्ता नहीं था। ऐसा लगा जैसे यह एक पुरुष और एक महिला का रिश्ता बन गया था जो एक दूसरे के प्रति सचेत थे। करण, मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। उस रात करण के जाने के बाद मैं देर तक सो नहीं पाई। मेरे अंदर लंबे समय से सोई हुई भावनाएं जाग रही थी। करण की नज़र, उसकी आवाज़ और उसका मेरी तरफ दिखाया गया ध्यान, सब कुछ मुझे उत्साहित कर रहा था। मैंने शीशे के सामने खड़े होकर एक बार फिर खुद को देखा। जैसा करण ने कहा था, मैं सच में जवान दिख रही थी। 56 साल की उम्र के बावजूद मैं आकर्षक लग रही थी। मैं अभी भी एक औरत हूँ। यह बुदबुदाते हुए मैंने पाया कि मैं एक नई भावना में डूब रही हूँ, लेकिन साथ ही अपराध बोध भी महसूस हो रहा था। करण रोहन का कीमती दोस्त था और मेरे लिए बेटे जैसा था। ऐसा महसूस करना ही गलत लग रहा था। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मन में यह दोहराते हुए भी मेरा दिल कहीं और जा रहा था। उस दिन के बाद करण और भी ज़्यादा आने लगा। शुरू में वह हफ्ते में एक बार आता था। आंटी जी, आप अकेली रहती हैं, इसलिए चिंता होती है। ऐसी बातें कहकर आने वाले करण का मैं स्वागत करती थी। सच कहूँ तो हर बार उसके आने पर मेरा दिल उत्साहित हो जाता था। यह एक ऐसी भावना थी जिससे मैं लंबे समय से भूल चुकी थी। करण से बात करते हुए मैंने महसूस किया कि मैं धीरे धीरे फिर से जीवंत हो रही हूँ। वह मुझे अपने ऑफिस की कहानियाँ, नए ट्रेंड्स, मज़ेदार फिल्मों और नाटकों के बारे में बताता था। 2 साल से घर में बंद रहने वाली मेरे लिए यह सब कुछ नया था। आंटी जी, मैंने पहले भी कहा था, आप बहुत जवान दिखती हैं। एक दिन करण ने सच्चे भाव से कहा, आप स्कूल के दिनों जैसी ही खूबसूरत हैं। नहीं, बल्कि अब और भी परिपक्व होकर ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ऐसी बातें सुनकर मेरा मन खिल उठता था। बहुत समय से किसी ने मेरी तारीफ नहीं की थी। मैं अनजाने में ही करण के आने के लिए ज़्यादा ध्यान से तैयार होने लगी थी। मैं सुंदर कपड़े चुनती, ज़्यादा ध्यान से मेकअप करती और परफ्यूम भी लगाती। करण भी धीरे धीरे मेरे प्रति अलग भावनाएं दिखाने लगा था। अब उसका व्यवहार एक दोस्त की माँ के प्रति नहीं, बल्कि एक महिला के प्रति था। जब मैं उसे चाय देती और हमारा हाथ हल्का सा छू जाता तो मुझे करण जैसा लगता था। मैंने महसूस किया कि करण के हाथ भी हल्के हल्के कांपते थे। एक शाम करण सामान्य से देर से 9 बजे आया। ऑफिस में काम देर से खत्म हुआ। मैं बाजार से कुछ फल ले आया आपके लिए। उसके हाथ में सच में फलों का एक थैला था। उस दिन मैंने वाइन रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी। वो एक फिटिंग वाली ड्रेस थी जो मेरे शरीर के आकार को उभार रही थी। मैंने महसूस किया कि करण की नज़र मेरे शरीर पर घूम रही है। उस रात की बातचीत सामान्य से अलग थी। करण ने मेरे अकेलेपन के बारे में गंभीरता से पूछा, आंटी जी, क्या आप सच में अकेली महसूस नहीं करती? करती हूँ, खासकर रात में, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन यह कहने के बाद मैं चौंक गई। मैं यह क्या कह रही हूँ? मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपने बेटे के दोस्त से इतनी निजी बातें क्यों कर रही हूँ। मेरा चेहरा लाल हो गया। यह ठीक नहीं है। मैं पागल हो गई हूँ क्या? अपराध बोध उमड़ रहा था, लेकिन साथ ही किसी से अपने दिल की बात कहकर बहुत हल्का महसूस हो रहा था। करण की आंखों की गहराई और बढ़ गई। मुझे भी यह सोचकर दुख होता है कि आप अकेली रहती हैं। मैंने उसकी आवाज़ में छिपी ईमानदारी को महसूस किया। उस रात करण के जाने के बाद मैं देर तक सो नहीं पाई। मैंने महसूस किया कि मेरे मन में कुछ बदल रहा है। करण के प्रति मेरी भावनाएं सिर्फ कृतज्ञता से आगे बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद जब करण फिर आया तो उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था। बस
आपको देने का मन किया। यह सफ़ेद गुलाब का गुलदस्ता था। उसे लेते हुए मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। शुक्रिया करण, यह बहुत सुंदर है। उस दिन करण की नज़र और भी ज़्यादा तीव्र थी। उसकी आंखों में मैं एक पुरुष की इच्छा पढ़ सकती थी। मेरा शरीर भी प्रतिक्रिया दे रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, चेहरा गर्म हो रहा था और पेट के निचले हिस्से में लंबे समय से सोई हुई सनसनी जाग रही थी। करण का आना जाना और भी बढ़ गया। अब वह हफ्ते में लगभग एक बार आ जाता था। हर बार आने पर हमारे बीच का तनाव और भी बढ़ जाता था। कुछ दिन पहले जब मैं अस्पताल गई थी तो मैंने करण से एक कुरियर लेने के लिए कहा था। तब मैंने उसे मुख्य दरवाजे का पासवर्ड बताया था। एक गुरुवार रात 11 बजे के आसपास मैं अकेलेपन को दूर कर रही थी। यह एक ऐसी रात थी जब 2 साल से दबी हुई इच्छा अपनी सीमा पर पहुंच गई थी। मैंने बेडरूम की लाइट धीमी कर दी थी और आंखें बंद करके अपने निजी पल बिता रही थी। तभी मुख्य दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं चौंक कर जल्दी से चादर ओढ़ ली। आंटी जी, मैं करण हूँ। मैंने आपको कई बार फ़ोन किया लेकिन आपने उठाया नहीं तो चिंता हो गई। उसकी आवाज़ गलियारे से आ रही थी। ओह हाँ, मैं फ़ोन लिविंग रूम में ही भूल आई थी। मेरे जवाब न देने पर करण ने धीरे से बेडरूम का दरवाज़ा खोला। अंधेरे में मेरी हालत देखकर करण वहीं जम गया। मैं बेहद घबरा गई थी पर अब कुछ नहीं हो सकता था। आंटी जी, करण की आवाज़ कांप रही थी। चले जाओ करण, मैंने चादर से अपना चेहरा ढकते हुए कहा। लेकिन करण नहीं गया। इसके बजाय वह धीरे धीरे मेरे पास आया। आंटी जी, कोई बात नहीं। उसका हाथ धीरे से मेरे कंधे पर आया। मुझे उसकी गर्मजोशी महसूस हुई। यह ठीक नहीं है, मैंने बुदबुदाया, लेकिन मेरा शरीर उसके स्पर्श का विरोध नहीं कर रहा था। करण का हाथ मेरे बालों को सहलाने लगा। आंटी जी, आप भी इंसान हैं, ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। उसकी आवाज़ में छिपी गर्मजोशी ने मुझे पिघला दिया। 2 साल से दबा हुआ अकेलापन और इच्छा एक ही पल में फट पड़ी। मैं करण की बाहों में सिमट गई। उसका सीना चौड़ा और गर्म था। एक पुरुष की गंध मेरी नाक में समा रही थी। एंडतिहा, सब ठीक है आंटी जी। उसके होंठ धीरे से मेरे माथे को छू गए। यह एक कोमल और गर्म एहसास था। मेरे मन की आखिरी दीवार ढह गई। उस रात मैंने लंबे समय से खोई हुई परिपूर्णता को महसूस किया। करण के प्यारे स्पर्श और गर्मजोशी ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आकर हम पर पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे वह हमें आशीर्वाद दे रही हो। आखिरी पल में मैंने आंसू बहाए। ये खुशी और अपराध बोध के आंसू थे। ये ठीक नहीं है। आंटी जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। करण के सच्चे इकरार ने मेरे मन को और भी उलझा दिया। उस रात के बाद हमारे बीच एक ऐसा बदलाव आया जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। उस घटना के बाद करण और मेरे रिश्ते तेजी से गहरे हो गए। शुरू में वह हफ्ते में एक बार आता था, लेकिन अब वह हर दूसरे दिन आने लगा। हर बार आने पर स्वाभाविक रूप से सीमाएं लांघने का सिलसिला दोहराया जाता। करण मुझ पर सच्ची दिलचस्पी दिखाता था। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें। जब आप मेरे साथ होती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल जाता था, लेकिन साथ ही मेरा अपराध बोध भी बढ़ता जा रहा था। मैं करण के साथ बिताए खुशी के पलों और अकेले में महसूस होने वाले अपराध बोध के बीच हर दिन संघर्ष करती थी। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि करण मुझ में बहुत ज़्यादा डूबता जा रहा था। आतिरा की उसकी आंखों में पहले जैसी बात नहीं रही थी। मुझे देखने की उसके अंदाज में सच्चाई महसूस होती थी। एक रविवार दोपहर करण सामान्य से जल्दी आ गया। आंटी जी, आज मैं पूरा दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। उसकी बातों में एक तड़प महसूस हो रही थी। मैं बेचैन होने लगी। करण, हमें कुछ बात करनी है। हम लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर गंभीरता से बात करने लगे। मैं तुम्हारे दोस्त की माँ हूँ और तुमसे 20 साल बड़ी हूँ। इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। करण की आंखों में मैं सच्चाई पढ़ता सकती थी। मैं जानती थी कि उसका प्यार सच्चा है, इसीलिए मेरा मन और भी उलझन में था। लेकिन रोहन, मेरा दोस्त रोहन क्या सोचेगा? रोहन भी चाहेगा कि आप खुश रहें, करण ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती थी। यह सोचकर ही डर लगता था कि अगर मेरे बेटे को यह पता चला तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगा। सबसे ज़्यादा मुझे करण के भविष्य की चिंता थी। 36 साल की उम्र अभी भी जवान होती है। मुझे यह सोचकर डर लगता था कि कहीं वह मेरे बेटे की जैसी ज़्यादा उम्र की औरत के साथ उलझकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहा। करण, तुम अभी जवान हो। तुम्हें एक अच्छी लड़की से मिलकर शादी करनी चाहिए।
बच्चे पैदा करने चाहिए और एक सामान्य सुखी जीवन जीना चाहिए। मेरे लिए आप उन सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती हैं। ऐसा कहते हुए करण पर मुझे तरस आ रहा था। बचपन से देखे हुए बच्चे का जीवन मेरी वजह से बर्बाद हो जाए, यह सोचकर मेरा दिल दुखता था। मैंने सच में करण को हमेशा अपने बेटे की तरह ही माना था। ऐसे बच्चे का रास्ता रोकने के बारे में सोचकर मेरा अपराध बोध और भी बढ़ गया। उस रात करण ने मुझे पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत से प्यार किया। ऐसा लगा जैसे वह अपने पूरे शरीर से यह जता रहा हो कि वह मुझे खोना नहीं चाहता। लेकिन मैं उसकी बाहों में होते हुए भी उलझे हुए विचारों में खोई हुई थी। तुम जानते हो ना कि यह ठीक नहीं है। ऐसा कहते हुए भी मैं करण की बाहों से बाहर नहीं निकल पाई। मैंने पाया कि मैं करण के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि यह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। कुछ दिनों बाद करण ने और भी ठोस बातें की। आंटी जी, मेरे साथ रहिए, शादी नहीं तो कम से कम करण मैं सच में कह रहा हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। उसकी तड़प मुझ तक पहुँच रही थी, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे सकी। हकीकत की दीवारें बहुत ऊंची थीं। हमारे रिश्ते गहरे होते जा रहे थे। तभी एक दिन करण से एक चौंकाने वाली खबर मिली। आंटी जी, कंपनी ने मेरा विदेश तबादला कर दिया है, उसने उदास चेहरे से कहा। 2 साल की लंबी पोस्टिंग है, मुझे सिंगापुर जाना होगा। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कब से? अगले महीने के अंत से। सिर्फ 1 महीना बचा है। इस अचानक मिली खबर से मैं घबरा गई। करण भी वैसा ही महसूस कर रहा था। आंटी जी, मेरे साथ चलिए, उसने गंभीर भाव से प्रस्ताव रखा। सिंगापुर एक अच्छी जगह है, हम वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन मैं मन ही मन फैसला कर चुकी थी, मैं सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकती थी। सच तो यह है कि मैं पिछले कुछ समय से हमारे रिश्ते के बारे में बहुत सोच रही थी। मैं जानती थी कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। करण, मैं तुम्हें समय दूंगी, धीरे धीरे सोचो। करण की आवाज़ में निराशा झलक रही थी। उस रात करण के जाने के बाद मैं देर तक सो नहीं सकी। एक तरफ मुझे यह भी लगा कि यह स्वाभाविक रूप से अलग होने का एक मौका हो सकता है। हमारे रिश्ते को खत्म करके अपने अपने रास्ते पर चलना ही सही लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ करण को खोने का विचार मेरे दिल को दुखा रहा था। वह एक कीमती इंसान था जिसने 2 साल के मेरे अकेलेपन को दूर किया और मुझे फिर से एक महिला होने का एहसास दिलाया। कुछ दिनों बाद मेरे बेटे रोहन का फ़ोन आया। माँ, आप कैसी हैं? आजकल आप करण से अक्सर मिलती हैं क्या? मेरा दिल धक से रह गया। तुम्हें कैसे पता चला? करण ने बताया। कहता है कि वह अक्सर आपका हाल चाल पूछता रहता है। शुक्र है रोहन को कुछ भी पता नहीं था। कह रहा था कि आप अकेली होंगी, इसलिए कभी कभी मिलने चला जाता है। बहुत अच्छा दोस्त है। उस पल मुझे और भी ज़्यादा अपराध बोध महसूस हुआ। बेटे से न पकड़े जाने पर राहत मिली, लेकिन यह भी लगा कि एक न एक दिन यह राज खुल सकता है। करण के जाने में 1 महीने से भी कम समय बचा था और मैं गहरी सोच में डूब गई। हर रात मैं एक ही बात दोहराती थी। एक तरफ मुझे लगता था कि इस मौके पर रिश्ते को ख़त्म करना ही सही है। हमारा रिश्ता शुरू से ही टिकने वाला नहीं था। 20 साल का उम्र का फासला, सामाजिक नज़रिया और सबसे बढ़कर रोहन के साथ रिश्ता, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अलग होना ही समझदारी का फैसला था। एक शनिवार शाम करण ने आखिरी बार मनाने की कोशिश की। आंटी जी, यह सच में आखिरी बार है, मेरे साथ चलिए। उसकी आंखों में आंसू थे। यहाँ रहकर क्या मिलेगा? अकेले, उदास। करण, शुक्रिया, सच में बहुत शुक्रिया, मैंने शांत आवाज़ में कहा। लेकिन हमें यहीं ख़त्म करना होगा। तुम भी जानते हो आंटी जी, प्यार होने से सब कुछ मुमकिन नहीं हो जाता। हमें हकीकत को स्वीकार करना होगा। करण ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी, लेकिन मेरा इरादा पक्का था। करण, तुम अभी जवान हो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी। यह हम दोनों के लिए सबसे अच्छा फैसला है। उस रात करण ने आखिरी बार मेरा हाथ जोर से पकड़ा। क्या सच में ये मुमकिन नहीं है? हाँ, नहीं है, मैंने दृढ़ता से जवाब दिया। करण के कांपते कंधों को देखकर मेरा दिल दुख रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मेरा मन अपना फैसला कर चुका था। कुछ दिनों बाद मैंने अपने लिए समय निकाला। मैंने अपने पति की तस्वीर निकालकर लंबे समय तक सोचती रही, क्या मैंने सही फैसला किया है? तस्वीर में मेरे पति गर्मजोशी से मुस्कुरा रहे थे। उस पल मुझे यकीन हो गया, अलग होना ही हम दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प था।
करण के सिंगापुर जाने का दिन आ गया। मैंने तय किया कि मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जाऊंगी। मुझे लगा कि यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। जाने से एक रात पहले करण आखिरी बार घर आया। आंटी जी, मैं सच में आखिरी बार अलविदा कहने आया हूँ। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन आंखों में अब भी अफसोस था। करण, अपना ख्याल रखना, नई जगह पर अच्छे लोगों से मिलना और खुश रहना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और शुक्रिया। हमने ज़्यादा बातें नहीं की, हम सब कुछ पहले ही ख़त्म कर चुके थे। अगले दिन करण सिंगापुर के लिए रवाना हो गया। मैंने उस दिन पूरा दिन घर पर शांति से बिताया। मैं दुखी थी, लेकिन साथ ही एक तरह की राहत भी महसूस कर रही थी। मुझे यकीन था कि मैंने सही फैसला किया है। कुछ दिनों बाद मैंने पास के एक कम्युनिटी सेंटर में दाखिला ले लिया। मैंने योग प्रशिक्षक का कोर्स शुरू करने का फैसला किया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें मेरी हमेशा से दिलचस्पी थी और मुझे लगा कि मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। पहली क्लास में मुझसे ज़्यादा उम्र की भी कई महिलाएं थीं। अभी देर नहीं हुई है, मैंने सोचा। कुछ महीनों बाद मैंने योग प्रशिक्षक का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और मैंने एक छोटे से योग स्टूडियो में पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अपने अनुभव के आधार पर अपनी जैसी ही महिलाओं को हिम्मत देना चाहती थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद एक छात्रा मेरे पास आई। मैम, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी उम्र में एक अलग ही आकर्षण है। ऐसी बातें सुनकर मुझे गर्व महसूस होता था। मुझे लगा कि करण के साथ बिताए समय ने मुझे आत्मविश्वास वापस दिलाया है। 6 महीने बाद रोहन छुट्टियां लेकर घर आया। माँ, आप सच में बदल गई हैं, बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं। बेटे की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। माँ भी एक नई जिंदगी जी रही है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। पापा के जाने के बाद आप बहुत दुखी लग रही थी। मुझे बहुत चिंता होती थी। रोहन की आवाज़ में सच्ची राहत थी। 1 साल बाद मैंने अपना योग स्टूडियो खोला। नई शुरुआत नाम का एक छोटा सा स्थान। उद्घाटन के पहले दिन एक फूलों का गुलदस्ता आया। एक नई शुरुआत के लिए बधाई। करण, उस पल मैं समझ गई, हम दोनों अपने अपने रास्तों पर अच्छी तरह से जी रहे हैं। अब सोचती हूँ तो लगता है कि वह बहुत ही खतरनाक काम था। अपने बेटे के दोस्त के साथ ऐसा रिश्ता रखना ही गलत था। अगर रोहन को पता चल जाता तो क्या होता, यह सोचकर ही डर लगता है। मैंने करण की जिंदगी भी बर्बाद कर दी होती और खुद भी एक ऐसी गलती कर बैठती जिसे सुधारा नहीं जा सकता। मैं अकेलेपन का बहाना बनाकर वर्जित सीमा को लांघने की कोशिश करने के लिए खुद को दोषी मानती हूँ। लेकिन उस अनुभव से मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। मैंने सीखा कि मैं अकेले भी पूरी तरह से खुश रह सकती हूँ। किसी पर निर्भर हुए बिना मैं अपनी ताकत से अपनी ज़िंदगी बना सकती हूँ। आज मैं एक योग प्रशिक्षक के रूप में दूसरों की मदद करके संतुष्टि महसूस करती हूँ। मैं उस अतीत की इंसान से अलग हो गई हूँ जो गलत तरीके से अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करती थी। मैंने सीखा है कि ज़िंदगी में गलतियाँ हर कोई कर सकता है, लेकिन उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं भविष्य में कभी भी ऐसी सीमा नहीं लांघूंगी। यह मेरा खुद से और अपने आस पास के लोगों से वादा है।